हेलो बच्चों, मैं सोनू कुमार झा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। जैसा कि हमने बताया हुआ था कि क्लास 12 की वीडियोस बहुत जल्दी हम अपलोड करना शुरू करेंगे, तो आज से मैं रेगुलरली इस पे वीडियो अपलोड करूंगा। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड से क्लास 12 में कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। उन बच्चों के लिए ये बीएसटी की क्लास होगी, बिजनेस स्टडीज की क्लास होगी। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि रेगुलरली प्रश्नों में पूछा जाता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग देख के मुझे आंसर कीजिएगा। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हेनरी फेयोल एक डॉट डॉट थे, एक डॉट डॉट थे, क्या थे? तो हेनरी फेयोल बाबू एक खनन अभियंता था, माइनिंग इंजीनियर थे ये। कौन? हेनरी फेयोल। और हेनरी फेयोल कौन है? प्रबंध के पिता भी कौन है? हेनरी फेयोल, यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कौन है? हेनरी फेयोल। दूसरी क्वेश्चन देखिए, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। चलो जरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है प्रारंभ, दूसरा है अंत, तीसरा है प्रारंभ तथा अंत दोनों। तो यही बाबू मेरा आंसर होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों, यही हमारा ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबू, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो मुद्रा बाजार जो व्यवहार करता है वो अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। किस में व्यवहार करता है? अल्पकालीन कोष में। और पूंजी बाजार जो होती, तो पूंजी बाजार जो लॉन्ग टर्म फंड्स में ट्रांजेक्शन करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स में, लॉन्ग टर्म फंड्स में। अगला देखो, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, निरंतर होती है। संगठन के जीवन में भर्ती निरंतर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? तो प्रबंध बाबू विज्ञान के सरल विज्ञान के रूप में। कौन से विज्ञान के रूप में? सरल विज्ञान के रूप में। आगे है, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। नियंत्रण जो है वो हमारा प्रबंध का पहलू व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। आगे है, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है। कॉमर्शियल पेपर बाबू विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? विक्रेता के द्वारा। आगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। ये बाबू अकाउंट्स की क्वेश्चन ऐड हो गई है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, डेबिट शेष दर्शाता है। ये अकाउंट्स की क्वेश्चन है, ये बीएसटी की क्वेश्चन नहीं है। गलती से इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड हो गया, कोई नहीं, देख लो। अगला क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। अगर व्यय जो हमारा होगा उस पे आय अगर अधिक होगा, व्यय से ज्यादा अगर हमारे आय होंगे तो उसे बाबू हम लोग सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य। और यदि आय से ज्यादा हमारा व्यय हो जाएगा तो उसे बाबू हम लोग डिफिसिट बोलते हैं, डिफिसिट। तो ये देखो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाएगा, सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस को बाबू इधर हम लोग अधिशेष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिशेष बोलेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समन्वय है। समन्वय ऐच्छिक होता है, आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, समय की बर्बादी होती है। तो समन्वय बाबू हमारे लिए आवश्यक होता है। और समन्वय किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये हम लोग लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जब पढ़ने लगेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। आगे है बाबू, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं गतिशील, लोचशील, नीतियां, उपरोक्त सभी। तो बाबू ये उपरोक्त सभी होगा। आगे देखो, नियंत्रण प्रबंध का डॉट डॉट कार्य है। प्रथम कार्य है, अंतिम कार्य है, तृतीय कार्य है, द्वितीय कार्य है। हम लोग जानते हैं जो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। और ये नियंत्रण मेरा 5वां कार्य होता है या अंतिम कार्य होता है। तो यहाँ 5 तो ऑप्शन नहीं है बट अंतिम है, तो अंतिम वाला ये हमारा सही होगा। आगे है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो बाबू वो कुशल प्रबंधन का है, कुशल प्रबंधन का। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे है, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंधक के द्वारा। हमारे मैनेजमेंट के जो स्तर होते हैं वो 3 होते हैं।
उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्रबंध के कार्य होते हैं। तो जॉर्ज आर टैरी के अनुसार बाबू प्रबंध के 4 कार्य होते हैं, 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार बाबू समन्वय होता है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। आगे है प्रबंध की प्रकृति होती है, तो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रतिभा के रूप में होती है। दैट मीन्स प्रबंध जो होता है वो कोई प्रबंधक जन्म से भी होता है और कोई अर्जित भी करता है। दैट मीन्स पढ़ लिख कर भी वो बनता है। तो प्रबंध की प्रकृति जो होती है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगी, जन्मजात और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। आगे है प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों ही है। प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है भारत में प्रबंध डॉट डॉट है। तो भारत में बाबू प्रबंध आवश्यक है, भारत में प्रबंध आवश्यक है। आगे है डॉट डॉट के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो हमारे ऑप्शंस हैं हेनरी फेयोल, लॉरेंस एप्ले, टेलर, आरसी डेविस। तो लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। आगे है नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक यानी प्रथम कार्य है। आगे देखो बाबू, अग्रिम प्राप्त चंदा है, दायित्व होता है। ये भी हमारे अकाउंट से क्वेश्चन आ गए हैं, एनपीओ वाले लेसन से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। आगे है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन जो है वो हमारा विनियोग होता है, इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। आगे है कर्मचारी का प्रशिक्षण जो है वो हमारा आवश्यक है, कर्मचारी का प्रशिक्षण जो है वो हमारा आवश्यक है। आगे है कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है स्थानांतरण, व्याख्यान और प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण। उपरोक्त सभी हैं, ये सारे ही कर्मचारी के विकास के लिए जरूरी है। आगे है नई आर्थिक नीति का घोषणा कब हुआ था? तो 1991 में हुई थी। नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी। भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल रही है। भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। नियोजन होता है दीर्घकाल के लिए, अल्पकाल के लिए, मध्यकाल के लिए, सभी कालों के लिए। तो सभी समयों के लिए नियोजन हो सकता है, अल्पकाल के लिए भी हो सकता है, मध्यकाल के लिए भी हो सकता है, दीर्घकाल के लिए भी हो सकता है। आगे है नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। बाबू ये सभी हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये तीनों ही नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? तो महाविद्यालय ये लाभ न कमाने वाली संस्था है। खेलकूद क्लब ये भी लाभ न कमाने वाली संस्था है। हॉस्पिटल ये भी लाभ न कमाने वाली संस्था है। लेकिन यह पूछ रहा है क्वेश्चन में लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है तो मारुति उद्योग, क्योंकि मारुति उद्योग लाभ कमाने के लिए स्थापित की जाती है। आगे है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। तो आय व्यय खाता गैर लाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बाबू साझेदारी फॉर्म के द्वारा, बिल्कुल गलत, क्योंकि साझेदारी फॉर्म लाभ कमाने के लिए स्थापित किया जाता है। आगे है बैंक द्वारा, बिल्कुल नहीं, बैंक भी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। क्लब द्वारा, बिल्कुल सही, क्योंकि क्लब हमारी गैर लाभकारी संस्था होती है और आय व्यय खाता गैर लाभकारी संस्था के द्वारा ही बनाई जाती है। आगे लेबलिंग है, लेबलिंग हमारा आवश्यक है। कोई भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो तो उस पर लेबल लगी होनी चाहिए कि वो किस किस केमिकल को मिला के बना हुआ है, किस किस सामग्री को मिला के बना हुआ है, कब बना हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। खैर ये सब हम लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आगे है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान नहीं है? तो बिहार अकादमिक परिषद जो है, निम्न में कौन अलाभकारी संस्थान है? सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्न में से कौन अलाभकारी संस्थान है? तो बिहार अकादमिक परिषद, क्योंकि एयर इंडिया, जेट इंडिया, टाटा स्टील ये सारे लाभ कमाने वाले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज प्राप्ति होती है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंट्स की जुड़ गई है, क्योंकि ये पुरानी पीडीएफ थी, कोई नहीं, देख लो। आगे हेनरी फेयोल के प्रबंध के कितने सिद्धांत होते हैं? तो हेनरी फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत होते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या होता है? तो संतुष्ट कर्मचारी होता है। जब तक आपकी कर्मचारी संतुष्ट नहीं होंगे
तब तक आपकी कंपनी विकास नहीं करेगी। आगे है बाबू, वैधानिक प्रबंध में वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम। क्या होता है बाबू? अधिकतम प्रोडक्शन होती, मैक्सिमम। आगे है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऑप्शन नंबर सी होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है 1 वर्ष के अंदर, जिसे आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दो, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। आगे है, कुंटज ओडोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य होते हैं। तो बाबू 5 कार्य होते हैं। इसमें ऑप्शन भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसमें ऑप्शन इसे लिख ले। ये 5 कार्य होते हैं। कुंटज ओडोनल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। ये गलत लिख गया है, इस ए नंबर ऑप्शन को सही कर लो, 5 लिखे। आगे है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। वैसे सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी, लेकिन वैधानिक रूप से जो इसको पावर मिला वो 1992 में मिला हुआ था, इसीलिए आप इसको 1992 टिक करोगे। आगे, सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी थी? 24 थी। आगे, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना कहां हुई थी? तो लंदन में हुई थी 1775 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू? 1775 ईस्वी में। कहां हुई थी? लंदन में। आगे है, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, 35% व्यय करता है, 35%। आगे, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है अमेरिका। तो चलो, आज की ये कुछ क्वेश्चंस थी। अब आगे से आप लोग को ये रेगुलरली क्वेश्चन मिलेगा। अभी वैसे भी हम ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि आज ही ये पेन टाइप सब दे गया है, तो इसे चलाने का ज्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है, बट वही चेक कर रहे थे क्या कैसे है। कल से आप लोग को अच्छे तरीके से क्वेश्चन अरेंज करके मिलेगा, और यहाँ से रेगुलरली हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। डोंट वरी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।